Like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you तो देखो आज अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना पेपर नंबर 4 है ये अपना इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको अपने को क्या क्या देखना है, क्या पढ़ना है अपने को इकोनॉमिक्स के अंदर। देखो एक तो सबसे पहली चीज ये अपना पेपर नंबर 4 है, ठीक है। आपको लास्ट पेपर जो देना होगा वो इकोनॉमिक्स का देना होगा। और मैं स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज बता दूं कि ये जो पेपर है ना, ये आपका सबसे स्कोरिंग पेपर है। मतलब इसके अंदर ना आप एक्चुअली 90+ भी स्कोर कर सकते हो इजिली। एक एडवांटेज तो ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर है अपना, ठीक है। तो हमको कोई भी चीज को मगअप नहीं करना, रटना नहीं है किसी भी चीज को, राइट। जैसे अपना एक तो मैथ्स के अंदर थोड़ा इधर उधर गलतियां हो जाती है ना, बट इको में अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए, एक दो बार मतलब 2 बार अगर आपने रिविजन कर लिया तो आपका एमसीक्यू पेपर बहुत अच्छे से निकल जाएगा ये पेपर, ठीक है। तो पेपर नंबर 4 है अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। वही पूरे 100 मार्क्स का अपना पेपर है। 2 घंटे मिलते हैं लेकिन इस पेपर को करने के लिए, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, इसलिए केवल अपने को क्या मिलता है, 2 आवर्स का टाइम मिलता है, ठीक है। इसमें जो पार्ट 1 है अपना, जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, वो 60 मार्क्स का होगा। इस 60 मार्क्स में देखो अपने को क्या पढ़ने हैं। 60 मार्क्स में अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी पढ़ेंगे, कॉस्ट, प्रोडक्शन, मार्केट, बिजनेस साइकिल, ठीक है। ये 60 मार्क्स में अपने को ये पूरा कवर अप करना है। और रेस्ट 40 मार्क्स का जो है वो अपने क्या आता है, पार्ट 2 बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ये 40 मार्क्स का अपने आएगा। इसमें भी हमको कुछ 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं अपने को, और बीसीके के अंदर हर चैप्टर का जो वेटेज होता है ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट हर चैप्टर, बस एक जो 3rd चैप्टर है ये अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज जितने भी बाकी के चैप्टर्स है ना, ये सब इक्वल वेटेज रखते हैं। हर चैप्टर में से 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में देखते हैं अब अपन कौन सा चैप्टर अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे मैं अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो है अपना 2nd एंड 3rd चैप्टर। मतलब ये मान के चलो कि जितना भी अपना 60 मार्क्स है ना, उसमें से मैक्सिमम पोर्शन मतलब 25 मार्क्स तो एटलीस्ट इन्हीं 2 चैप्टर्स में से आता है, 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर, यानी कि डिमांड सप्लाई, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। ये चैप्टर्स अपने को बहुत ध्यान देने हैं, ठीक है। फिर अपना 4th चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर, देन 4th चैप्टर, और फिर बचा हुआ अपना 1st चैप्टर एंड 5th चैप्टर में से कवर अप होता है, ठीक है। एमसीक्यू पेपर है पूरा, कंप्लीट एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। नेगेटिव मार्किंग होती है अपनी इस पेपर के अंदर कितनी, 0.25। वही जैसा सेम मैथ्स के अंदर था, वही 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। बस यही एक पॉइंट है जो थोड़ा सा अपने को गड़बड़ दे देता है ना। तो नेगेटिव मार्किंग में हमको क्या सोचना है, क्या बेटर है, अटेम्प्ट, गलत अटेम्प्ट करना या छोड़ देना, छोड़ दो। अगर जैसे मतलब ऐसा लग रहा है ना कि यार हम तो बिल्कुल ही श्योर नहीं है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उस क्वेश्चन को आप उस समय पे छोड़ दो, है ना। देखो 0.5 कट जाए फालतू में क्या मतलब है, 0 मिले वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 0.5 और कट जाए, आपके पुराने वाले में से भी कट जाए, जो सही किया होगा उसमें से भी, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप छोड़ दो। तो ये अपना पूरा इकोनॉमिक्स का पैटर्न था। आज ही अपन अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। 2nd चैप्टर से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट है, डिमांड। चलो, तो आपको क्लास में मेरे साथ साथ में लिखना है। 2nd चैप्टर अपन साथ में लिखेंगे। टेस्ट नहीं है, सीए फाउंडेशन क्लास चल रही है। आप उधर ज्योति दीदी से पूछ लीजिए, ठीक है। आपको साथ साथ में लिखना है। और देखो मैं आपको बताऊं, पता है अभी तो ये आपका फिर भी फाउंडेशन लेवल ही है। आपके इसी लेवल से अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलोगे ना, तो आपके इंटर फाइनल में बहुत मदद करेगा, है ना। पता है अपन क्या करते हैं, सबसे ज्यादा फाउंडेशन में ही लीनियंट हो जाते हैं कि यार इजी है, फाउंडेशन है, कर लो कैसे भी, बट नहीं करो। फाउंडेशन में बहुत अच्छा स्कोर करने की कोशिश करोगे ना, तो इंटर फाइनल में अपने पास में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। तो फाउंडेशन से ही, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ये मेरे हर बैच में बोलती हूँ मैं। आप रेगुलरिटी रखोगे ना, जैसे अपना यहाँ 50 मिनट की क्लास होती है मान लो, तो आप वो घर पे जाकर के ना, आपको केवल 15 मिनट लगेंगे उसको रिवाइज करने में,
और डेली का डेली रिवाइज करते रहो। लिखेंगे अपन क्लास में, साथ साथ में मेरे साथ में आप लोगों को भी लिखना होगा, ठीक है। अपन पूरी ई को लिख करके करेंगे और वही आप घर जा करके रिवाइज करो। फिर नेक्स्ट डे मैं आपको पुराना पढ़ा हुआ फिर रिवाइज करवाऊंगी। एक अपन स्टार्टिंग में 5 मिनट का रैपिड रिविजन करते हैं और फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये अपना पढ़ने का तरीका रहेगा, तो आपको पुरानी क्लास का भी याद आ जाएगा कि हाँ कल हमने ये पढ़ा था। चलो फिर आज अपन पढ़ते हैं, अपना सेकंड चैप्टर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो लिखो इसमें चैप्टर 2 थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नाउ इस चैप्टर में, ये चैप्टर अपना फर्दर 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। इस चैप्टर में अपने को टोटल 3 यूनिट्स पढ़नी है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट तो अपने को डिमांड के बारे में ही पढ़नी है, थ्योरी ऑफ डिमांड है फर्स्ट यूनिट का नाम। सेकंड में अपने को क्या पढ़ना है, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। एंड देन अपना थर्ड यूनिट में आ जाता है सप्लाई, ठीक है। ये तीनों यूनिट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, तीनों में से क्वेश्चंस भर भर के अपने एग्जाम में अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज अपन जिससे स्टार्ट करेंगे, अपन डिमांड से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो फिर पढ़ें, डिमांड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो डाल लो ऊपर हेडिंग, यूनिट 1 थ्योरी ऑफ डिमांड। यूनिट 1 थ्योरी ऑफ डिमांड। चलो अब आप लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था कि आप सब कॉमर्स वाले ही हो, तो बताओ डिमांड क्या होती है। डिजायर, अच्छा डिजायर डिमांड है, जो चीजें कंज्यूमर को, अच्छा आप, अच्छा डिमांड में अपन वांट के बारे में कुछ पढ़ते हैं क्या। देखो डिमांड का सिंपल सा मीनिंग अपन आज देखते हैं कि डिमांड बोलते किसको है। सबसे पहली चीज ना, आज किसी भी चीज को डिमांड जब आप वर्ड दे दोगे ना इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहली चीज होनी चाहिए डिजायर, ठीक है, इच्छा। आज अपने ना दिमाग में, अपने मन में ना एक इच्छा होनी चाहिए किसी चीज को खरीदने की। जैसे अपन एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं किसका, एक यहाँ पर मैं आईफोन लिख देती हूँ, ठीक है। अभी लेटेस्ट अपना 13 चल रहा है ना, ठीक है, आईफोन 13, ठीक है। अब ये मुझे खरीदना है, अप्रोक्सीमेट कितने का है ये, 1.5 लाख का, ठीक है। ये फोन मुझे खरीदना है, मेरी इच्छा है इसको खरीदने की, तो ये इच्छा क्या हो गई, डिजायर, ठीक है। सबसे पहली चीज आ गई डिजायर। क्या केवल इच्छा से डिमांड कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, नहीं। सेकंड चीज क्या चाहिए अपने को, एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे या फिर एबिलिटी टू परचेज जिसे अपन बोलते हैं, यानी कि हमारी परचेजिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है। ये आईफोन खरीदने के लिए ये जो 1.5 लाख रुपए है ना, ये मेरे पास होने चाहिए। ऐसे तो इच्छा तो कल को होगी कि भाई जिस कार में मोदी जी जाते हैं वो कार खरीद लूं मैं, तो डिजायर तो होगी, बट एबिलिटी भी तो होनी चाहिए। तो सेकंड चीज क्या है, एबिलिटी टू पे। एंड थर्ड चीज है इसके अंदर विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे, ठीक है। डिजायर है, मन में है कि हाँ ठीक है प्रोडक्ट को खरीदना है, एबिलिटी भी है, 1.5 लाख रुपए हैं अभी जेब के अंदर, लेकिन वो 1.5 लाख रुपए खर्च करने की इच्छा नहीं है मेरी। प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा है, पर वो उस प्रोडक्ट पे ना 1,50,000 खर्च करने की इच्छा नहीं है, तो विलिंगनेस टू पे नहीं है मेरी, बिल्कुल। जब ये तीनों चीजें अपनी एक साथ आएगी ना, तभी हम बोलेंगे कि डिमांड क्या हो गई, कॉन्स्टिट्यूट हो गई, डिमांड बन गई।
ठीक है, तो तीन चीजें क्या चाहिए अपने को इफेक्टिव डिमांड के लिए, ये अपना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस। ठीक है, यहां इसके आगे लिख लो आप इफेक्टिव डिमांड। ये तीन चीजें अपने को किस चीज के लिए चाहिए रहती है, इफेक्टिव डिमांड के लिए। इफेक्टिव डिमांड, ठीक है, लिख लो इतना, लिख लिया आपने। ठीक है, तीन चीजें जिसमें अपन बोलते हैं कि हाँ ये तीन चीजें पूरी हो गई तो अपना डिमांड बन गई। अब ये जो अपन ने डिमांड देखी कि हाँ ये इफेक्टिव डिमांड होती है, डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस, इफेक्टिव डिमांड आ गई। एक्सप्रेस कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे किसी को कि हाँ ये अपनी डिमांड है, तो डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करते हैं अपन, सबसे पहले क्या बोलेंगे, क्वांटिटी। जैसे आज मैंने बोला कि मुझे एक आईफोन चाहिए, या अपन थोड़ा छोटा एग्जांपल लेते हैं, मुझे 2 चॉकलेट चाहिए मान लो। ठीक है, मैंने बता दिया कितनी चॉकलेट्स चाहिए, 2 चॉकलेट्स चाहिए, तो क्वांटिटी सबसे पहली चीज आ गई। अब मुझे 50 रुपए वाली 2 चॉकलेट्स चाहिए, ठीक है, प्राइस भी आ गया। मुझे 50 रुपए वाली 2 चॉकलेट अभी चाहिए, टाइम भी आ गया। तो डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम, क्वांटिटी, प्राइस, टाइम। ठीक है, लिख लो, टू एक्सप्रेस डिमांड क्वांटिटी, प्राइस, टाइम। ठीक है, ये तीन चीज में अपन डिमांड को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करते हैं, हम बताते हैं ऐसे। हाँ बोले, ये कंप्लीट पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड है, पूरे 100 नंबर का। नहीं नहीं, आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, कुछ भी लिखना नहीं होगा, पूरा एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। ओएमआर शीट आपको मिलेगी, गोले लगाना है बस, कंप्लीट। इसीलिए 2 घंटे दिए इन लोगों ने। ठीक है, फिर भी पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बताओ। पैटर्न में कुछ नहीं था, 60-40 अपन ने देखा, इको 60 था, बीसीके 40 था, पूरा एमसीक्यू बेस्ड आएगा अपना पेपर, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, 2 घंटे मिलेंगे 100 मार्क्स के पेपर के लिए अपने को। ठीक है, और लास्ट पेपर होगा। चलो, अब अपन ने देखा डिमांड किसको बोलते हैं और डिमांड एक्सप्रेस कैसे करते हैं। क्या इन सारी चीजों से अपन डिमांड की एक प्रॉपर डेफिनेशन बना सकते हैं, कोशिश करोगे एक डिमांड की स्टेटेड डेफिनेशन बनाने की, ये ऊपर वाली दोनों चीजें यूज करके, इफेक्टिव डिमांड एंड एक्सप्रेस को यूज करके आप डिमांड की एक डेफिनेशन बनाओ। डिमांड रेफर्स टू, आगे ठीक है, अच्छी, सही सही कोशिश करी आपने, एकदम करेक्ट। चलो आ जाओ, अपन लिखते हैं डिमांड की डेफिनेशन को। डिमांड रेफर्स टू, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी, refers to the quantity of goods or services, the quantity of goods or services that buyers are willing, that buyers are willing and able to purchase, willing and able to purchase at various prices, at various prices during a given period of time, during
अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये अपनी डिमांड की एक डेफिनेशन अपने को मिल गई कि डिमांड इसको बोलते हैं, एक स्टेटेड डेफिनेशन। कभी कभी क्या होता है, ये डेफिनेशंस में से क्या एक दो वर्ड्स गायब कर देगा और वो एमसीक्यू में आपको डाल देगा कि भाई ये जो डैश है ना जहां पर, वो बताओ आप ऑप्शन में। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ से डिमांड पढ़ा कि डिमांड क्या चीज होती है। अब देखो, डिमांड को अपन ने समझ लिया, अब ये समझते हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड पर इन्फ्लुएंस डालते हैं। सोच के बताओ क्या फैक्टर्स होंगे जो डिमांड पे असर देंगे। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो अपने पास क्या होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आज हम कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या देखते हैं, प्राइस देखते हैं। ठीक है, तो चलो अपन सबसे पहले अब क्या लिखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जिसको अपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। और इसमें अपना सबसे फर्स्ट डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी। अच्छा, प्राइस के साथ में डिमांड कैसे रिएक्ट करती है, एक बात बताओ, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये जो रिलेशन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, एक चीज बढ़ती है और दूसरी कम होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इको की लैंग्वेज में इनवर्स रिलेशन। ठीक है, मैथ्स में भी आप ये चीज पढ़ोगे तो इसको बोलते हैं अपन इनवर्स रिलेशन। तो प्राइस और कमोडिटी का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, बस इतना सा अपने को यहाँ ऐसे लिखना है, प्राइस बढ़ी डिमांड कम हुई, प्राइस कम डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है ना, ये हम कब देखते हैं, देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है अपना, सिट्रस पेरेबस। सिट्रस पेरेबस क्या बोलता है ये सिट्रस पेरेबस, कि आप प्राइस को जब देख रहे हो ना तो केवल प्राइस को ही देखो, उस समय पे आप बाकी किसी भी फैक्टर को कंसिडर मत करो, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बाकी सारे फैक्टर्स को आप क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, केवल प्राइस के साथ में जब आप रिलेशन देख रहे हो कमोडिटी का तो इनवर्स रिलेशन होगा, है ना। बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो प्राइस को कंसिडर ही नहीं करते हैं, चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है, वो जिनका कोई या तो अपन कह सकते हैं हॉबी है, हैबिट है ना, अपन अभी एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे इसके, उन लोगों के लिए प्राइस मैटर ही नहीं करती। इसलिए यहाँ एक अजम्पशन डाल दी, सिट्रस पेरेबस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। सब चीजों को कांस्टेंट करके प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इनवर्स रिलेशन। देखो जहां पर भी जिस भी पॉइंट पर नहीं समझ में आए ना, रोक लेना। ठीक है, सिट्रस पेरेबस, देखो स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है बट अपने स्पेलिंग का काम नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज हमने देखी कि पहला फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करता है वो क्या है, उसकी खुद की प्राइस। अब सेकंड फैक्टर जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है वो देखो क्या होगा, सेकंड फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अब ये जो रिलेटेड कमोडिटी है ना, ये दो तरीके से होती है अपनी, एक तो अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, रिलेटेड कमोडिटी में अपने को दो तरीके की कमोडिटीज पढ़नी है, एक सब्स्टिट्यूट और दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री। चलो समझना ये क्या होती है। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये होता है एक के बदले दूसरा,
ठीक है, जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, ठीक है, सबसे मतलब सब ये एग्जाम्पल उठाते हैं, है ना, ये नहीं तो वो सही, टी नहीं तो कॉफी ले लो, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स, दोनों रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे को इजीली। वहीं पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने एक के साथ दूसरा चाहिए ही चाहिए, रह ही नहीं सकते अलग, बिल्कुल कार एंड पेट्रोल, ठीक है, बिना पेट्रोल के वो गाड़ी चलेगी ही नहीं। फोन और चार्जर, ठीक है, पेन और इंक। अब पेन और इंक का एग्जाम्पल देना अच्छा नहीं लगता, ये डिजिटल पेन जब से आ गए है ना, वरना पहले पेन और इंक का ही एग्जाम्पल चलता था, ठीक है। तो कार एंड पेट्रोल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अपना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर। अब देखो इसमें भी क्या बोला है इसने, सिट्रस पेरेबस, मतलब कि जब आप रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस देख रहे हो ना, तो बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। अब सब कुछ के अंदर ओरिजिनल कमोडिटी की प्राइस भी कांस्टेंट आ गई, समझ रहे हो, केवल रिलेटेड कमोडिटी की वजह से ही फर्क पड़ेगा। सिट्रस पेरेबस यहां पर भी लगता है। अब देखो कैसे फर्क पड़ेगा, सबसे पहले अपन सब्स्टिट्यूट में पढ़ते हैं। इधर है अपने पास में टी और यहां पर है कॉफी, ठीक है, मैं टी की प्राइस को क्या रख रही हूं, कांस्टेंट, और कॉफी की प्राइस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, प्राइस क्वांटिटी क्वांटिटी। देखो पहले 10 रुपए की चाय मिलती थी और कॉफी भी कितने की मिलती थी, 10 रुपए की मिलती थी मान के चलो, तो दोनों के पास में कस्टमर्स कितने थे, 20-20 कस्टमर्स इन दोनों के पास में थे, ठीक है। अब कॉफी वाले ने क्या करा, इसने अपनी प्राइस 10 से कितनी कर दी, 5 कर दी, ठीक है। टी वाले ने अभी भी प्राइस में कोई भी चेंज नहीं लेके आया, बिकॉज अपन ने क्या पढ़ा, सिट्रस पेरेबस, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कॉफी जब सस्ती हो गई तो क्या होगा, सब क्या पियेंगे, कॉफी पियेंगे। जितने टी वाले लोग हैं वो कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस और क्वांटिटी का कैसा रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये दो कॉलम आप देखो, ये वाला और ये वाला, कैसा रिलेशन देखने मिल रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, यहां प्राइस कम, डिमांड कम, ये कैसा रिलेशन होता है जब दोनों ही कम होते हैं, तो पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। देखो सोच करके देखो, आज अगर सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की अपन अगर बात करते हैं, तो एक की प्राइस अगर कम होगी तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, एक की प्राइस अगर कम होगी, जैसे मानो आज मैंने बोला कि कॉफी की प्राइस कम होगी, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बट कॉफी की कम हो रही है। बस यही अपने को इको में थोड़ा सा लॉजिक के साथ चलना है। यहां पर मैं जो प्राइस की बात कर रही हूँ ना, वो कॉफी की बात कर रही हूँ, हम कॉफी की प्राइस को कम कर रहे हैं, तो मुझे बताओ टी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, सोचो, नहीं आ रहा सोचने में, चलो देखो यहां पर कॉफी सस्ती हो गई, ठीक है, पहले टी और कॉफी बराबर लेवल पे चल रही थी, अब कॉफी थोड़ी सस्ती हो गई, तो टी वाले लोग किधर चले गए, कॉफी की तरफ चले गए, तो ये सस्ती यानी कि कॉफी की प्राइस कम, और ये वाले लोग जब यहां गए तो इसकी डिमांड कम, तो दोनों कम कम, कॉफी की प्राइस कम, टी की डिमांड कम, तो दोनों चीजें जब नीचे जा रही है तो पॉजिटिव रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन जिसको अपन बोलते हैं। अब समझ आया, एकदम बिल्कुल क्लियर है दिमाग में, ठीक है, क्योंकि ये अपने आगे भी काम आएगा, जब अपन डिमांड में इलास्टिसिटी पढ़ेंगे ना, तब ये अपने बहुत काम आएगा।
चलो अब देखते हैं अपन क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि दोनों चाहिए, ये है तो वो भी चाहिए, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। ठीक है, कार एंड पेट्रोल क्या, अब अभी भी इतनी नहीं आई इंडिया में, ज्यादा इलेक्ट्रिक कहाँ यूज करते हैं, है ना। अभी कौन लेके आया, केवल टाटा ही तो लेके आए इलेक्ट्रिक, और शायद hyundai की भी आ गई, MG की भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई है, पता नहीं, मैंने सुना नहीं उसके बारे में, अभी तक केवल टाटा और hyundai के बारे में ही सुना है, MG का ध्यान में नहीं है इलेक्ट्रिक आ गई क्या। चलो तो कार एंड पेट्रोल फिर भी अभी है ये एग्जाम्पल अपने काम का, है ना। देखो अब मुझे बताओ, आप सब्स्टिट्यूट से कंपेयर करके कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, एक बार बिना स्केड्यूल के अपन सोचने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, इनवर्स रिलेशन, जैसा अभी हो रहा है, कितना चल रहा है पेट्रोल, 110, हाँ 110 क्या 108 चल रहा है अभी, है ना, कितना महंगा चल रहा है। हाँ तो अब पेट्रोल महंगे हो गए तो लोग बाग क्या सोचेंगे, गाड़ी खरीदने वाले लोग नहीं खरीदेंगे, गाड़ी नहीं खरीदेंगे। तो पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ी तो कार की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अपन एक बार स्केड्यूल भी इसका देख लेते हैं। इनिशियली दोनों की प्राइस सेम, तो क्वांटिटी भी सेम जा रही है। अब यहाँ पेट्रोल की प्राइस कितनी हो गई, मैंने 10 से 20 कर दी। ऑटोमोबाइल वालों ने कोई चेंज नहीं करा अपनी गाड़ियों की प्राइसेस के अंदर, ठीक है, लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया, इस वजह से पेट्रोल की डिमांड तो गिरेगी गिरेगी, साथ में कार की भी गिर जाएगी, दोनों की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो रिलेशन कैसा हो गया, इनवर्स रिलेशन, ये बढ़ गया ये कम हो गया, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, रिलेटेड कमोडिटी वाला पॉइंट समझ आया आपको अच्छे से, बिल्कुल। चलो अब लिख लो इसको। बस इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपने को ये सिट्रस पेरेबल्स ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनल कमोडिटी है ना उसकी प्राइस को हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे देखो इधर टी की प्राइस को हमने चेंज नहीं करा था और इधर कार की प्राइस को हमने चेंज नहीं करा था, केवल रिलेटेड कमोडिटी की ही प्राइस चेंज होगी। ठीक है, चीज जो अपने डिमांड पे असर देगी वो क्या होगी, थर्ड पॉइंट है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, देखो इनकम भी ना आज डिमांड करने के लिए इनकम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। अगर मतलब जिस हिसाब से आपकी इनकम होगी ना उसी अकॉर्डिंग आप डिमांड करोगे। आज अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, और इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम होगी। तो कैसा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, सीधा अपन बस यहाँ क्या लिख सकते हैं, इनकम बढ़ी डिमांड कम, इनकम कम डिमांड कम, तो पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम और, अरे हाँ सॉरी, इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी और इनकम कम तो डिमांड भी कम। ठीक है, अब देखो इस चीज का ना एक एक्सेप्शन होता है। किस केस में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता मतलब कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन होता है। इंफीरियर गुड्स है ना, जब अपन इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं ना तो इनकम जैसे जैसे बढ़ती है ना वैसे वैसे इंफीरियर गुड्स के लिए डिमांड
कम होती चली जाती है ना। आज जैसे अपन मान करके चलते हैं कि अभी जब अपन स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम थोड़े नॉर्मल कपड़े पहनने की प्रेफर करते हैं। अब जैसे ही आप सीए बन जाएंगे, आप कॉर्पोरेट में आप जॉब करने के लिए जाओगे, तो आप थोड़ा ब्रांड्स की तरफ प्रेफर करोगे। होता है ना ऐसा। आज जैसे अपन मोबाइल का भी एग्जांपल अगर लेकर के चलते हैं, जब तक अपन स्टूडेंट होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, हाँ ठीक है नॉर्मल मोबाइल ले लेंगे, मम्मी पापा का ज्यादा खर्चा नहीं करवाएंगे। और जब आप खुद सीए बन जाओगे तो बनते ही पहली सैलरी से अच्छा फोन लेके आओगे, है ना। तो अपना जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे अपन इंफीरियर गुड्स के लिए, सॉरी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स के लिए डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये एक एक्सेप्शन है उसका, इंफीरियर गुड्स। और सेकंड अपने पास एक्सेप्शन है नेसेसिटीज, असेंशियल गुड्स जिसको अपन बोलते हैं। देखो आज जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं एक लेबर का, ठीक है। एक लेबरर है जो पहले ना उसकी वेजेस है, मान के चलते हैं अपन 100 रुपी पर डे, ठीक है, उसको 100 रुपए पर डे के मिलते हैं, तो वो उसमें एक टाइम का खाना अफोर्ड कर पाता है। अब जैसे ही उसकी वेजेस ना 100 से मान लेते हैं अपन 500 हो गई, तो वो 2 टाइम का खाना खाएगा। 500 से 1000 हुई तो 3 टाइम का खाना खा लेगा, ठीक है। फिर और थोड़ी ज्यादा हुई तो बीच में हाई टी ले लेगा, और क्या, इससे ज्यादा कोई 5-6 बार का खाना थोड़ी खा लेगा भर भर के, नहीं खाएगा ना। ऐसा नहीं करते अपन, राइट। जो असेंशियल कमोडिटीज होती है, जितना भी अपना फूड, क्लोथिंग और शेल्टर होता है, रोटी कपड़ा मकान, इसको अपन एसेंशियल बोलते हैं, ये अपन एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही कंज्यूम करेंगे ना, चाहे इनकम कितनी भी बढ़ती रहे। आज अगर मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे रिच इंसान है, तो क्या वो दिन में 10 बार थोड़ी खाना खाते हैं, नहीं ना, कि भाई मेरी इनकम बढ़ रही है, खाना खाते रहो खाते रहो खाते रहो, ऐसा थोड़ी करेंगे, फूट जाएंगे एक दिन। तो एसेंशियल गुड्स इसका एक और एक्सेप्शन है, एसेंशियल गुड्स। एक सेकेंड। और असेंशियल गुड्स का मतलब अपन किसको बोलते हैं, असेंशियल गुड्स जो अपनी नेसेसिटीज होती है, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान ही नेसेसिटी होती है। तो ये दो इसके क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी कि कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम के अंदर क्या बताया मैंने, क्या क्या, बिल्कुल, चलो। मेडिसिन असेंशियल क्यों है, आज मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं मेडिसिन नहीं लेती, वो जब होगी तब देखेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि उस पे ही मैं जिंदा हूं। असेंशियल कमोडिटीज वो होती है जो किसी भी कंडीशन में आपको लेनी ही लेनी है। जैसे खाना है, तो एक बीमार इंसान को भी खाना खाना है और एक हेल्दी इंसान को भी खाना तो खाना ही पड़ेगा, ठीक है। असेंशियल अपन उनको बोलते हैं, मेडिसिन असेंशियल में नहीं आती। नहीं नहीं, एक्सेप्शन में मेडिसिन कैसे आएगी, इनकम बढ़ेगी तो आप मेडिसिन कम कर दोगे क्या, वो तो आपकी बीमारी से लिंक्ड है मेडिसिन तो, है ना। आज मुझे एक बात बताओ, आप हॉस्पिटल में अगर देखोगे तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर कोई इंसान ऐसा हो जिसकी इनकम बढ़ रही है। लोग ऐसे भी, देखो अगर किसी की जॉब भी छूट गई तो भी वो इलाज तो करवाने जाएगा ही ना, वो तो जाता ही है। वो इनकम का एक्सेप्शन नहीं होगा, वो एक बिल्कुल सेपरेट चीज हो गई, एकदम अलग चीज हो गई, वो अपनी हेल्थ पर बेस्ड है। यहाँ अपन किससे कंपेयर कर रहे हैं, इनकम से कंपेयर कर रहे हैं कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप डिमांड क्या कर रहे हो, मेडिसिन की डिमांड इनकम से कैसे कनेक्ट कर रहे हो। 12th में पढ़ा था क्या कि मेडिसिन इनकम का एक्सेप्शन है या लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। अभी अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, है ना। वो जो आप मेडिसिन वाली बात बोल रहे हो ना, वो आपकी जाएगी किधर, लॉ ऑफ डिमांड जब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ अपन केवल वो फैक्टर्स देख रहे हैं जो डिमांड पे इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनकी वजह से डिमांड पे फर्क आता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमने क्या देखा, प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, थर्ड इनकम, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब देखो फोर्थ फैक्टर जो अपना है,
हाँ, इसको नोट, एक और फैक्टर अपन लिख लेते हैं, फिर एक साथ नोट कर लेना, ठीक है। देखो नेक्स्ट फैक्टर जो अपना है वो क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। आज किसी कमोडिटी की डिमांड आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगी, है ना। आज अगर मैं आपको वो नोकिया का कीपैड फोन खरीदने को बोलूँ, आप खरीदोगे क्या? नहीं, कोई भी नहीं खरीदेगा, ठीक है। हम क्या खरीदना चाहते हैं आज, स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, ठीक है। 5G जो सपोर्ट करे ऐसा तो एटलीस्ट फोन होना ही चाहिए, ठीक है। अब तो हमको 4G भी नहीं चाहिए, 5G सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो डिमांड किस चीज की होती है, जो कमोडिटी आपकी अभी इन ट्रेंड चल रही है, मतलब करंटली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ना, उस चीज की हम डिमांड ज्यादा करते हैं। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ गया ना इधर, आप किस चीज को प्रेफरेंस दोगे, जो कमोडिटी टेक्नोलॉजिकली जो अभी सबसे ज्यादा हाई चल रही है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कुछ कुछ पॉइंट्स अपने को पढ़ने हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अंदर। सबसे पहला आता है बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन और डेमोन्स्ट्रेशन भी जिसको बोलते हैं। देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हम अलग अलग इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसे चेंज होती है कंज्यूमर की। तो बैंडवैगन इफेक्ट क्या बोलता है कि जो दिखता है वही बिकता है, सिंपल सा। ये इफेक्ट अपने को बस एक बात बोलता है, जो आपको दिख रहा है ना वो आप खरीदोगे। आज जैसे अपन चलते रहते हैं रोड पे, तो कोई ऐसे मान लो वो कोई डमी पर ना अपने को कोई क्लोथिंग या कोई टी शर्ट वगैरह है वो पसंद आ गई, खरीद लेते हैं ना। डमी क्यों लगाते हैं लोग बाग, इसीलिए तो लगाते हैं ताकि आपको जाते जाते दिख गई, पसंद आ गया, खरीद लिया, ठीक है। ये अभी आप क्या ले रहे हो, डेमो क्लास। डेमो में अगर पसंद आया तो आगे कोर्स को क्या करोगे, खरीदोगे, राइट। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ गया ना इधर। अगर आपने ये डेमो को प्रेफरेंस दी तो आप इसकी डिमांड करोगे। तो बैंडवैगन और डेमोन्स्ट्रेशन, देखो डेमो, इसने खुद ने ही अपने नाम में डेमो ले लिया, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। इसके आगे बस सीधा सा लिख दो, जो दिखता है वही बिकता है। हाँ, इसका स्केड्यूल नहीं, इसमें अपन स्केड्यूल नहीं देखते, अलग बताया था। तो देखो आप ना, पता है क्या कर रहे हो, आप लॉ ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट्स को मिक्सअप कर रहे हो। आपने बैंडवैगन में ये पढ़ा था कि जो चीज हमको चाहिए वो अभी आगे आएंगे आपके स्नॉब इफेक्ट और वेबलिन इफेक्ट, वो दो इफेक्ट अलग है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आपको क्या बोलता है कि आप है ना ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, सिंपल सी चीज। बैंडवैगन और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आपको क्या बोलता है, ट्रेंड को फॉलो करना। जैसे मान लो कि हर 1 जनवरी को क्या रेजोल्यूशन होता है मैक्सिमम लोगों का, जिम जाने का, है ना। हर 1 जनवरी को यही रेजोल्यूशन होता है मैक्सिमम लोगों का, क्यों, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है। जैसे बीच में वो ट्रेंड आया था ना कीटो डाइट का, ऐसे अलग अलग ट्रेंड आते ही रहते हैं भाई, एक करके कुछ ना कुछ ट्रेंड्स आते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंट ये सेलिब्रिटीज में ट्रेंड आ रहा है छुपके से शादी कर लेने का, है ना। दीपिका पादुकोण से चला आ रहा है ये, चुपचाप ही का पता नहीं शादी कर लेते ही है। आलिया भट्ट ने भी चुपचाप ही कर ली, ठीक है। तो ये ट्रेंड बैंडवैगन इफेक्ट अपने को बस इतना सा बोलता है कि आप जो चीजें देख रहे हो ना, जो ट्रेंड में चल रही है, उसको आप फॉलो कर रहे हो, और वो फॉलो करने की वजह से आपने क्या कर दी, डिमांड कर दी। जो आप बोल रहे हो ना वो भी आगे आएगा वेबलिन इफेक्ट के अंदर। स्नॉब इफेक्ट एंड वेबलिन इफेक्ट दो और भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी में आएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में ही आएगा। अभी नेक्स्ट जो है वो वही है। देखो अब नेक्स्ट अपना क्या है, स्नॉब इफेक्ट। तो स्नॉब इफेक्ट क्या होता है, सिंपल सा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसा अपन शादियों में जो इवेंट करवाते हैं ना, हर शादी में जो घर के लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमको कुछ अलग करवाना है ना। ब्राइड की या ग्रूम की एंट्री जो है वो कैसे होगी, थोड़ी अलग तरीके से होना चाहिए, कुछ डिफरेंट अपने को चाहिए। वो डिफरेंट हमको क्यों चाहिए होता है,
क्यों चाहिए होता है डिफरेंट? इंटेंशन क्या होता है अपना? अलग दिखने के लिए, भीड़ से अलग जाने के लिए, टू बी एक्सक्लूसिव, मतलब अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए। तो स्नॉब इफेक्ट ये बोलता है कि लोग उस चीज की डिमांड ज्यादा करेंगे जो कुछ अलग होगा, मतलब अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, फिर वो चीज चाहे महंगी हो रही हो, उससे मतलब नहीं है। जैसे अगर कोई इवेंट है ना, लोगों को अगर वो महंगा मिल रहा है, फिर भी वो उसको करेंगे अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यही थी आपकी महंगी वाली बात। चलो इसमें लिख लो, मतलब अभी लास्ट में लिखना, टू बी एक्सक्लूसिव, टू बी एक्सक्लूसिव स्टेटस बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब अपना जो थर्ड इसके अंदर आता है, देखो, वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट, आज मुझे एक बात बताओ कि अभी है ना, जैसे मान के चलते हैं अपने ये डीसीसी के नीचे शाहरुख खान आया मारुति 800 में, कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना? नहीं, वो ट्रेंड नहीं बनेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, ये तो इसकी कोई कॉपी आ गई, वो भी फर्स्ट कॉपी नहीं, सेकंड थर्ड कॉपी लगेगी, है ना? तो वेबलिन इफेक्ट अपने को क्या बोलता है कि आपने स्नॉब इफेक्ट से अपना स्टेटस तो बढ़ा लिया, अब आपको वो स्टेटस मेंटेन भी रखना पड़ेगा, है ना? आज शाहरुख खान का जो स्टेटस है, मतलब जितना भी उसने नाम वगैरह कमा रखा है, उस अकॉर्डिंग उसके ऊपर मारुति 800 सूट नहीं कर रही। मैं ये नहीं बोल रही कि गाड़ी खराब है, गाड़ी अच्छी है, लेकिन उसके स्टेटस पे सूट नहीं कर रही। ठीक है, तो वेबलिन इफेक्ट यानी कि वो आज किस चीज के लिए प्रेफरेंस करेगा? लैम्बोर्गिनी, ऑडी, जैगवार वगैरह के को प्रेफर करेगा, वो फरारी वगैरह को। ठीक है, वो 800 को प्रेफर नहीं करेगा। तो वेबलिन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट में जब अपन थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं ना, तो वेबलिन इफेक्ट आ जाता है अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, सिंपल साइज के अंदर स्टेटस मेंटेन करने के लिए। ये तीनों इफेक्ट समझ आए आपको? टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर ये तीन इफेक्ट से अपने को टेस्ट एंड प्रेफरेंस देखना है। सबसे पहला, डिमांड कैसे इन्फ्लुएंस होगी? हम जो चीज देख रहे हैं, जो चीज ट्रेंड में चल रही है, उस बेसिस पे अपन डिमांड करेंगे, तब बोलते हैं बैंड वैगन और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सेकेंड चीज, अपन कुछ अलग करने के लिए, टू बी एक्सक्लूसिव, उसके लिए जो हम डिमांड करेंगे उसको क्या बोलते हैं? स्नॉब इफेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट अपना क्या होता है इसका? वेबलिन इफेक्ट, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये आज अपन इतना ही पढ़ेंगे।